Hello everyone, welcome back to Tanu Chahar Academy. This is our news analysis video and आज जो वीडियो आप लोग देख रहे हो इज़ गोइंग टू बी सुपर इम्पॉर्टेंट फॉर योर एसएसबी क्योंकि इसमें मैंने कवर किया है इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट को, जिसको अभी आने वाले 7 अक्टूबर को 2 इयर्स कंप्लीट होने वाला है। तो ये ज़्यादा चांसेस है कि एसएसबी में पूछा जाएगा। अब इस वीडियो में मैंने इसको एसएसबी के अकॉर्डिंग कवर किया है। लाइक आई हैव कवर्ड द हिस्ट्री, आई हैव कवर्ड what's going on now, and I have covered the impacts on India and the world. Also सबसे important part मैंने map भी cover किया है। तो I'm sure on whole YouTube you will not find such video. So let's get started. First of all, let's see what's the plan for today's video. So we'll start with the news analysis. अभी जो आज के लिए न्यूज़ है it's related to the Trump's ceasefire plan for Gaza. एंड हम इस न्यूज़ को एनालाइज करने के बाद वील मूव टुवर्ड्स द मैप्स। अब मैंने इस वीडियो में मैप क्यों रखा है, क्योंकि आगे मैं बहुत सारे टर्म्स ऐसे बोलने वाली हूँ, लाइक इसराइल के नेबर्स, इसराइल के अंदर ही वेस्ट बैंक एंड गाज़ा, देन द अदर वाटर बॉडीज़ लाइक जो अरेबियन सी है, रेड सी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ये सारी की सारी चीज़ें अगर आप मैप पहले से समझ के चलोगे तो आपको बाद में इनको समझना बहुत आसान हो जाएगा। एंड अगर किसी को ये मैप वाला पोर्शन आता है देन he or she can skip the portion and history की तरफ आप मूव कर सकते हो। So next portion which I have covered is history, and history इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है हमास एंड इसराइल का, ये 2 साल पुराना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, ये इसको करीब 100 ईयर्स होने वाले हैं। तो मैंने वो जो 100 ईयर की हिस्ट्री है उसको एक स्टोरी पैटर्न में बहुत अच्छे से कवर किया है। एंड ट्रस्ट मी इट्स गोइंग टू बी सुपर इंटरेस्टिंग, क्योंकि हिस्ट्री हमेशा बोरिंग नहीं होती है। Then I have covered the important part which is going to be important for your SSB, like what's the data जो आप GD के लिए यूज़ कर सकते हो, then impact on India as well as on world. So this is the whole agenda, and trust me this is going to be super important video for you. Watch the video till end and enjoy the video. So the news headline is Trump's 20-point Gaza peace deal. इट्स एक्चुअली अ सीज फायर प्लान जो अभी ट्रंप ने अनाउंस किया था, एंड ये अनाउंस किया था आफ्टर डिस्कशन विद बेंजामिन नेतन्याहू। एंड ये जो पीस डील है इसमें 20 पॉइंट्स हैं। वी आर नॉट गोइंग टू स्टडी ऑल द 20 पॉइंट्स, बल्कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको पढ़ेंगे। अभी इसमें एक प्रोमिनेंट चीज़ जो मुझे दिखी विच वॉज पैलेस्टीनियन स्टेटहुड। तो हमने पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी रिगार्डिंग 5 कंट्रीज़ हु हैव रिकॉग्नाइज्ड पैलेस्टीन एज अ स्टेट। तो उस टाइम पे इसराइल ने बहुत ज़्यादा अपोज़ किया था। अब ये जो पीस डील है, क्या इसको भी जो इसराइल है वो अपोज़ कर रहा है या फिर कुछ और तरीका निकलेगा? तो लेट्स सी दैट। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें से जो मैंने देखा वो था इमीडिएट एंड टू फाइटिंग। तो यही सब लोग चाहते हैं, यही वर्ल्ड भी चाहता है, एंड बोथ द कंट्रीज़ आई थिंक ये भी वही चाहते हैं। सेकेंड इज़ अ प्रिजनर स्वैप। अभी आपको पता है कि जो ये इसराइल है उसके पास भी हमास के प्रिजनर्स हैं, एंड जो हमास है उसके पास इसराइली हॉस्टेजेस हैं, 51 हॉस्टेजेस अभी बचे हैं, तो उनका स्वैप होगा। देन 2 चीज़ें जो कि गाज़ा को ट्रांजिशन करने के लिए, लाइक अभी गाज़ा पूरी तरह डिस्ट्रक्ट हो चुका है, वहाँ पे 2/3 ऑफ द बिल्डिंग्स हैव डिस्ट्रक्टेड देयर, एंड हम कह सकते हैं चारों तरफ बस रबल है एंड टूटे फूटे घर हैं। तो इनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए ऑल्सो देयर इज़ अ प्लान। तो सबसे पहला है GITA, जिसको ट्रंप ने नेम दिया है गाज़ा इंटरनेशनल ट्रांजिशन अथॉरिटी, एंड इसको शायद जो चेयर करेंगे वो ट्रंप ही करेंगे। एंड देन इकोनॉमिक रीबूट का भी एक प्लान है, जिसमें द प्लान इज़ टू टर्न गाज़ा इनटू दुबई लाइट। लाइक गाज़ा एक कोस्टल एरिया है, तो उसको सेम दुबई की तरह ट्रंप वांट टू ट्रांसफॉर्म। तो इसको हम कह सकते हैं ये क्या एक सीज फायर तो है ही, साथ में एक पोस्ट वॉर रिस्ट्रक्चरिंग कह सकते हैं हमको। तो अब एक और चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ जो इस न्यूज़ में थी, जो सेफ पैसेज फॉर हमास मेंबर्स। अब हमास क्या एक रेजिस्टेंस ग्रुप है, जो इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप है, जो कि इतने टाइम से इसराइल के अगेंस्ट लड़ रहा है। एंड उसकी बात की गई है कि उसके जो मेंबर्स हैं जो भी बचे हुए हैं उनको सेफ पैसेज दिया जाएगा। इट मीन्स अगर वो कहीं पर जाना चाहते हैं, लाइक कोई उनकी कंट्री है लाइक कतर, इजिप्ट या फिर जहाँ पर भी वो जाना चाहते हैं, उनको अगर वो सरेंडर करके जाते हैं तो उनको जाने दिया जाएगा। एंड ये थोड़ी अजीब बात लगी क्योंकि हमास हमेशा से गवर्नेंस के लिए डिमांड करता है, एंड उसको ही बोला जा रहा है कि दे आर रिक्वायर्ड टू लीव द कंट्री। तो ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से।
एंड अब दूसरी चीज़ यहाँ पे जो मैंने कवर किया है, इट्स रिलेटेड टू द इज़राइल. इज़राइल हैज़ सेड अ बिग नो टू स्टेटहुड. यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि पैलेस्टीनियन स्टेटहुड की 20 पॉइंट्स में बात हुई है. तो बेंजामिन नेतन्याहू ने ही सेड स्ट्रेट नो टू द स्टेटहुड ऑफ पैलेस्टीन. एंड ये एक क्रूशियल फैक्ट है जिससे डील फेल हो सकती है. एक्चुअली हमास ने भी इसको रिजेक्ट कर दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब रिजेक्ट ही करेंगे वो. सो दिस इज़ द होल न्यूज़. एंड ये जो सीज़ फायर प्लान है, ये पहले जो प्लान्स आए हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग था. बट इसमें क्या डेवलपमेंट्स आगे होंगी वो भी मैं कवर करूँगी आगे जो भी होगा. बट हमारे लिए जो अभी न्यूज़ थी वो इतनी थी. अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारा मेजर पोर्शन, विच इज़ इज़राइल हमास कॉन्फ्लिक्ट. एंड इसको हम पूरी तरह डिटेल में पढ़ेंगे. सो लेट्स बिगिन विद द मैप पोर्शन. अब जो वर्ल्ड मैप आपको दिख रहा है उसमें जो येलो हाईलाइटेड पोर्शन है वो मिडिल ईस्ट पोर्शन है. इसको वेस्ट एशिया भी बोलते हैं. एक्चुअली एक लैंड मास के लिए दोनों नाम है. तो मिडिल ईस्ट वाला जो ये रीजन है, ये इसकी जो जोग्राफ़ी है वो कहीं हद तक, ये जो इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, अभी आपने देखा कि अफ़गानिस्तान में तालिबान का रूल चल रहा है, देन हुदीज़ हैं, देन हिज़बुल्लाह है, देन इज़राइल ईरान का भी जस्ट कॉन्फ्लिक्ट हुआ, सीरिया में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं. तो ये इतनी सारी चीज़ें मिडिल ईस्ट में ही क्यों होती हैं? क्या उसके पीछे जोग्राफ़ी ही रीज़न है या फिर कुछ और भी रीज़न है जिससे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं? तो सबसे पहली चीज़ आपको जो यहाँ पर देखनी है, हम जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस करने वाले हैं वो रिलेटेड है कि ये एक ऐसा रीजन है पूरे वर्ल्ड में, ओनली रीजन है जो 3 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करता है. तो 3 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं? यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका. अब देखो यहाँ पे 2 मेन पैसेज हैं, मैंने इनको यहाँ पे मार्क भी किया है. सबसे पहले देखो ऊपर टर्की, नॉर्थ में टर्की जो है वो कनेक्ट कर रहा है किसको? एशिया को एंड यूरोप को. दूसरी जगह यहाँ पर मैंने इजिप्ट का जो पोर्शन है, सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं इसे, जहाँ पे मैंने मार्क किया है, इट इज़ नोन एज सिनाई पेनिनसुला. ये कनेक्ट कर रहा है एशिया एंड अफ्रीका को. सो बिकॉज ऑफ दीज 2 इम्पॉर्टेंट पैसेजेस इट्स बीन अ सेंटर ऑफ ट्रेड रूट्स फॉर इन हिस्ट्री. ऑल्सो मेनी एम्पायर्स फ्लरिश्ड हियर एंड बहुत सारी मिलिट्री कैंपेन्स भी यहाँ पर हुई हैं. आपने देखा होगा कि बहुत सारे मुस्लिम रूलर्स इंडिया में आए थे फ्रॉम मिडिल ईस्ट. तो ये हिस्टोरिकली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स पहले से चलती आई हैं एंड दैट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इट्स जोग्राफी. अब इसको जब हम पढ़ रहे हैं तो इसको हम डिवाइड करेंगे 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शनल एरियाज़ में. फर्स्ट इज़ योर अरेबियन पेनिनसुला. तो अरेबियन पेनिनसुला आपको जैसे मैप में दिख रहा होगा यहाँ पे क्लियरली मिडिल में जो एक लैंड मास दिख रहा है. अब कैसे पहचानते हैं हम पेनिनसुला क्या होता है? ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा कि पेनिनसुला एक वो लैंड मास होता है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ होता है. एंड मिडिल में आपको दिख रहा होगा कि एक ही लैंड मास है जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है. तो ये जो बड़ा सा लैंड मास जिसमें कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरेबिया जिसका सबसे ज़्यादा एरिया है, देन येमेन, ओमान, यूएई है, देन कतर है. तो ये कंट्रीज़ हैं जो टुगेदर दे कॉन्स्टिट्यूट अरेबियन पेनिनसुला. उसके बाद आता है लेवांट रीजन. अब लेवांट रीजन नॉर्दर्न साइड में है मिडिल ईस्ट में. इसमें आपको कैसे पहचाना है लेवांट रीजन को? तो ये जो मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन सी आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक वाटर बॉडी दिख रही होगी. ये बीच में आपको साइप्रस कंट्री दिख रही होगी, एक यू कैन से बिल्कुल मिडल में तो नहीं है बट थोड़ा नॉर्थ में है, साइप्रस दिख रहा होगा. एंड जो राइट साइड है इसको, वहाँ पर जो ये कोस्टल कुछ कंट्रीज़ हैं जो दिख रही हैं, जैसे सीरिया, लेबनान, इज़राइल, ऊपर टर्की दिख रहा है. तो ये सारे के सारे ये कोस्टल रीजन कंट्रीज़ हैं एंड ये इनकी जो कोस्ट है वो मेडिटेरेनियन सी से टच होती है. तो इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? अभी हम लोग जैसे टर्की देख रहे हैं, देन सीरिया है, देन लेबनान है, देन इज़राइल है एंड जॉर्डन है. तो इस एरिया को हम बोलते हैं लेवांट रीजन. सो अभी जब मैं मैप के बारे में बात कर रही हूँ तो यू जस्ट हैव टू लिसन माई वॉइस एंड आप देखो मैप में आपको वो चीज़ें आप लोकेट कर पा रहे हो नहीं लोकेट कर पा रहे हो. तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने बात की थी 2 फंक्शनल एरियाज़ की. सबसे पहले अरेबियन पेनिनसुला, आपको एक बड़ा सा लैंड मास दिख रहा होगा, आप वहाँ उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो. फिर आपको लेवांट रीजन आइडेंटिफाई करना है इसमें. तो लेवांट रीजन नॉर्दर्न साइड में है जहाँ पे तुर्की है एंड मेडिटेरेनियन सी उसके जस्ट बगल में है. क्योंकि हमने लेवांट रीजन को कैसे पहचाना था कि जो मेडिटेरेनियन सी के कोस्ट पर जो रीजन है एंड दैट टू ऑन द ईस्टर्न कोस्ट. तो ये आप 2 एरियाज़ को पहचान पा रहे हो. अब
तो अभी हम लोग मेजर वाटर बॉडीज़ पढ़ेंगे जो मिडिल ईस्ट में है। एक्चुअली यहाँ पर जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट, बट हम लोग चार वाटर बॉडीज़ को पढ़ रहे हैं फ़िलहाल। तो सबसे पहले इट्स रेड सी। अब रेड सी को आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो मैप है इसमें आपको जो अरेबियन पेनिनसुला है उसके वेस्टर्न साइड में आपको दिख रही होगी एक लॉन्गिट्यूडनल वाटर बॉडी है जिसकी लेंथ ज़्यादा है बट उसकी विड्थ कम है, तो वो है रेड सी। एंड रेड सी से जब आप नॉर्थ में जाओगे तो यू विल फाइंड स्वेज कनाल। अब स्वेज कनाल जो है वो सिनाई पेनिनसुला में है। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो इजिप्ट है उसका कुछ पोर्शन मिडिल ईस्ट में आता है जिसको सिनाई पेनिनसुला बोलते हैं। एंड इसी सिनाई पेनिनसुला को क्रॉस करते हुए अब देखो इस वाले ब्लू वाले एरो को ट्रेस करो। आप इंडिया से अगर चलते हो एंड देन थ्रू रेड सी आप स्वेज कनाल से होते हुए आप कहाँ पे एंटर कर जाओगे, यूरोप में एंटर कर जाओगे। बट अगर आप ये जो रेड एरो है वहाँ से आप चलना स्टार्ट करते हो देन यू हैव टू ट्रैवल थ्रू द केप ऑफ गुड होप, जो कि साउथ अफ्रीका के जो कोस्टल रीजन है, सदर्न कोस्टल रीजन है, वहाँ से आपको जाते हुए देन यू हैव टू ट्रैवल मोर डिस्टेंस। तो इससे बचने के लिए जो ये स्वेज कनाल वाला रास्ता है इसको बनाया गया था। एंड ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से जो 20% ऑयल ट्रेड है वो होता है। एंड ये एक चोक पॉइंट भी है, अगर इसको बंद कर दिया जाता है तो जो ऑयल प्राइसेस हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑयल ट्रेड यहीं से हो रहा है और बहुत सारे मैरीटाइम ट्रेड यहाँ से हो रहा है। तो इसलिए ये स्वेज कनाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अभी हमने पढ़ा था कि जो अरेबियन पेनिनसुला है उसके वेस्टर्न साइड में स्वेज कनाल है, रेड सी है। बट उसके जो ईस्टर्न साइड है उसमें आप ध्यान से देखोगे तो जो अरेबियन सी है वो वहाँ तक एक्सटेंड कर रही है, अंदर तक एक्सटेंड कर रही है, कंट्रीज़ के पास जा रही है। इसको अगर आप जूम करके देखते हो तो यहाँ पर सबसे पहले आती है गल्फ ऑफ ओमान, देन बीच में आती है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब स्ट्रेट क्या होती है, एक वाटर बॉडी जिसके दोनों साइड वाइड होते हैं एंड बीच में वो नैरो होती है। इट्स लाइक आप बीच में एक पतली सी स्ट्रिप देख रहे हो यहाँ पे एंड दोनों साइड, पतली स्ट्रिप के दोनों साइड वो वाइड होता जा रहा है, तो ये स्ट्रेट होती है। अभी यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको दिख रही है, ये भी इंपॉर्टेंट है ऑयल ट्रेड के लिए, मैरीटाइम ट्रेड के लिए। एंड यहाँ पे कंट्रीज़ देख लो आप, जो ईरान है, नॉर्थ में ईरान है। देन आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के सदर्न साइड में देखोगे तो आपको यूएई दिखेगा, देन ओमान दिखेगा। तो दीज आर द कंट्रीज़। एंड यहाँ पर भी चाबार पोर्ट के बारे में मैंने आपको पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी, तो आप मुझे बताना कि जो चाबार पोर्ट है वो कौन सी पोजीशन पे है यहाँ पर। लाइक इफ़ यू कैन लोकेट, अभी आप बता सकते हो कि किस पोजीशन पे यहाँ पे चाबार पोर्ट है एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिया। सो लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स विच डिस्टिंग्विश दिस रीजन फ्रॉम अदर्स, लाइक वाई ऑल कॉन्फ्लिक्ट्स आर हैपनिंग हेयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एनर्जी। अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि जो अरेबियन पेनिनसुला है इट इज़ नोन एज द हार्टलैंड ऑफ ऑयल। एंड यहाँ पर इतने सारे ऑयल रिजर्व्स, गैस रिजर्व्स प्रेजेंट है कि ये हमेशा से एक सेंटर रहा है फॉर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। इतना ज़्यादा यूएस क्यों इंटरेस्टेड है इन मिडिल ईस्ट? जब ईरान पे बॉम्बिंग्स हुई एंड जितने भी सारे सीरिया में कुछ हो रहा है, तो वाई ऑलवेज यूएस इज़ इंटरेस्टेड इन ऑल दोज थिंग्स? क्योंकि जिसके पास ऑयल होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है एंड ऑयल इनके पास ज़्यादा है। तो अब आपको सबको पता है कि जो एनर्जी डिमांड्स हैं अगर वो पूरी होती रहेंगी तो हमारी जो डे टू डे लाइफ है वो चलती रहेगी। जैसे ही ऑयल का प्राइस बढ़ता है हमारी टेंशन भी बढ़ जाती है। तो जो ऑयल है, जो एनर्जी है, वो पूरी की पूरी अभी हमारी कोल बेस्ड है, या फिर हम कह सकते हैं फॉसिल फ्यूल बेस्ड है। एंड ये जो फॉसिल फ्यूल्स का रिजर्व्स हैं वो मिडिल ईस्ट में है, इसलिए यहाँ पर हमेशा से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस रहा है। यूएसए ऑलवेज वांट्स टू बी द फेवरेट ऑफ दीज कंट्रीज़, क्योंकि अगर इनसे रिलेशंस अच्छे रहेंगे तो जो ये एनर्जी सप्लाई है वो हमेशा बनी रहेगी। एंड देन कम्स द वाटर स्कैर्सिटी। अभी ये जो रीजन है यहाँ पे डेजर्ट ज़्यादा है, उसकी वजह से जो फ्रेश वाटर है उसका जो अमाउंट है वो बहुत कम है। एंड फ्रेश वाटर के लिए जो यहाँ पे रिवर्स हैं, जैसे यहाँ पे टिग्रिस रिवर है एंड यूफ्रेट्स है, तो ये इन रिवर्स में जो वाटर शेयरिंग है उसके लिए भी जो लिवांट रीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है इसकी जोग्राफी से रिलेटेड। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट पढ़ेंगे अबाउट द इज़राइल एंड गाज़ा, जिसके बारे में हम लोगों को अभी ये पूरा का पूरा कॉन्फ्लिक्ट जिसके थ्रू हमें समझना है
तो ये जो मैप है इसको आप आई थिंक जितनी बार आप देख सकते हो उतनी बार आप देखो, क्योंकि ये मैप आपको हमेशा लर्न होना चाहिए, क्योंकि ये जब आपको ध्यान रहेगा तो आप इजीली कॉन्फ्लिक्ट में जो चल रहा है, जो हम बात करते रहते हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता लगती रहेंगी कि कौन सी चीज़ कहाँ पर और क्यों हो रही है। सो अभी हमने मिडिल ईस्ट में देखा था कि जो इज़राइल है वो मेडिटेरेनियन सी जो है उसके ईस्टर्न कोस्ट पे प्रेजेंट है, लेवांट रीजन है ये सारा का सारा। यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि जो इज़राइल कंट्री है, सबसे पहले उसके नेबरिंग कंट्रीज़ को देख लेते हैं, क्योंकि अगर अभी मैं बोलूँगी कि इज़राइल के नेबरिंग कंट्रीज़ ने उस पर अटैक किया तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कौन से कंट्रीज़ थे। तो यहाँ पर जो लोकेशन, सबसे पहले नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। नॉर्थ में लेबनन है जो कोस्टल कंट्री है, देन आप क्लॉकवाइज वी आर मूविंग, देन कम्स सीरिया, देन कम्स जॉर्डन एंड देन कम्स इजिप्ट। तो ये सारी की ये सारी कंट्रीज़ जो हैं वो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं इसराइल की। अब हम इसराइल एंड गाज़ा को बिल्कुल ध्यान से देखते हैं कि कौन सा रीजन किसका है एंड कहाँ पर है। देखो यहाँ पर जो ब्लू रीजन है जिस पे इसराइल लिखा हुआ है, इट्स द रीजन ऑफ इसराइल, एंड जो यहाँ पे रेड रीजन है वो पैलेस्टीन है। पैलेस्टीन यहाँ पे दो आपको दिख रहे होंगे, दो रेड रीजन दिख रहे होंगे। एक जो है वो कोस्टल रीजन है जिसको गाज़ा स्ट्रिप लिखा हुआ है, एंड देन एक वेस्ट बैंक जो लेबल है, इट्स ऑल्सो पैलेस्टीन का पार्ट है, एंड ये दोनों रीजन्स मिला के टुगेदर दे बिकम पैलेस्टीन। एंड ये जो फ्रेगमेंटेड पैलेस्टीन है, इसमें अभी जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इट इज़ मेनली बेस्ड इन गाज़ा, जो गाज़ा स्ट्रिप है। अभी चलो देखते हैं गाज़ा स्ट्रिप के बारे में। लेट्स सी, हम गाज़ा को एक बार जूम करके देखते हैं हाउ इट लुक्स लाइक, एंड आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने को मिलेगा कि जो गाज़ा है जिसके ऊपर इतना सारा कॉन्फ्लिक्ट 2 ईयर्स से हो रहा है, जहाँ से हमास बेस्ड है, इतने सारे चीज़ें हो चुकी हैं, वो बहुत स्मॉल एक लैंड मास है, एंड इसकी जो साइज़ है, लाइक इसकी जो लेंथ है वो जस्ट 41 किलोमीटर्स है, एंड जो इसकी विड्थ है इट्स जस्ट 10 किलोमीटर्स। तो आप सोच सकते हो कि ये जो लैंड मास है इसमें इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जो अभी पूरे वर्ल्ड में जिसकी बात चल रही है, एंड जिसके लिए ट्रम्प ने पीस जो प्लान है वो लाया। तो यू कैन इमेजिन कि एक छोटा सा लैंड मास भी कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। तो ये सारी की सारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ हैं या फिर जो भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट है उन पे बेस्ड होता है, नॉट जस्ट द साइज ऑफ दैट लैंड मास, इट डिपेंड्स ऑन द आइडियोलॉजीज़। तो लेट्स सी, अब इसके आगे हम लोग मूव करते हैं। अभी ये एक और बात अब इस गाज़ा के बारे में सुनो कि जो गाज़ा है इट इज़ वन ऑफ द हाईली डेंस्ड सिटीज़ या फिर लैंड मास इन होल अर्थ। लाइक यहाँ पे जो टोटल पॉपुलेशन है वो 2.1 मिलियन लोग यहाँ पे रह रहे हैं, एंड उनमें से अभी 66,000 पीपल आर डेड एंड 90% पीपल आर डिस्प्लेस्ड। तो आप लोग सोच सकते हो कि किस स्केल पे ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अभी। नाउ नेक्स्ट लेट्स सी द अनदर टेरिटरी ऑफ पैलेस्टीन विच इज़ वेस्ट बैंक। अभी आप इस मैप में एक बार ध्यान से अभी देख लो कि गाज़ा जो स्ट्रिप है वो वेस्टर्न साइड में है, वाइल जो वेस्ट बैंक है वो ईस्टर्न साइड में है। अभी इस जब वेस्टर्न बैंक को हम लोग जूम करके देखते हैं तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी सारी ब्लू डॉट्स हैं। ये जो ब्लू डॉट्स हैं ये इजरायली सेटलमेंट्स हैं। दीज आर 150 इजरायली सेटलमेंट्स, एंड ये इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग ये इलीगल सेटलमेंट्स हैं। और ये जो रीजन है ये माउंटेनियस रीजन है, तो यहाँ पर इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पे जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, और जो इजरायली सेटलमेंट्स की वजह से उन पे कंट्रोल रहता है। एंड वी कैन से कि इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे नहीं होते हैं, क्योंकि माउंटेनियस रीजन है तो इतना इन्फिल्ट्रेशन भी नहीं हो पाता है इनटू इजराइल। तो दिस रीजन इज़ कंपेरेटिवली मच बेटर देन गाज़ा स्ट्रिप। अब हम नहीं कह रहे कि बहुत ज़्यादा बेटर है, बट कंपेरेटिवली इट्स बेटर। अब इसके आप देखोगे इसके जो नेबरिंग कंट्री इट्स जॉर्डन, एंड फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा है यहाँ पे पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन में। नाउ लेट्स सी व्हाट्स द हिस्ट्री ऑफ दिस इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। अब पहले ये जो दोनों इजराइल एंड हमास हैं ये दोनों एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि ये दोनों एग्जिस्ट भी करने लगे, एंड देन इन दोनों में इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी हो गया, एंड कॉन्फ्लिक्ट का स्केल इतना ज़्यादा है कि इजराइल इतना ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहा है। तो लेट्स सी ये जो हिस्ट्री है हम इसको इंटरेस्टिंग कैसे बनाएंगे, थ्रू अ स्टोरी। अब हिस्ट्री जो होती है वो हमेशा बोरिंग नहीं होती है, हिस्ट्री बिकम्स इंटरेस्टिंग व्हेन यू रीड इट लाइक अ स्टोरी।
सबसे पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि आपको हमेशा ये ध्यान रहे कि नेक्स्ट होने क्या वाला है। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री है वो ऐसे स्टार्ट होती है कि जूस जो होता है वो एक अलग रिलीजन है, जुडाइज्म एक अलग रिलीजन है। तो जूस जो होता है दे वर परसिक्यूटेड इन हिस्ट्री, लाइक उनके खिलाफ हमेशा से डिस्क्रिमिनेशन हुआ है। एंड उससे जो पूरे वर्ल्ड में जितने भी जूस थे उन्होंने दे डिसाइडेड टू कम टुगेदर एंड टू फाइंड देयर ओन होम लैंड। एक्चुअली वो फ्रेगमेंटेड, दे वर प्रेजेंट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इन फ्रेगमेंटेड पॉपुलेशन। तो उन सब ने डिसाइड किया एंड दे डिसाइडेड टू मेक पैलेस्टीन एज देयर होम लैंड। क्यों? क्योंकि वहाँ से उनके जो हिस्टोरिकल कनेक्शंस है वो वहाँ से जुड़े हुए हैं। अब कोई बाहर से इतने सारे लोग मेरी टेरिटरी में आएंगे तो मुझे एग्रेशन तो क्या, मुझे बहुत ज़्यादा एक हेटेड वाली फीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। एंड दैट टू अब मेरी कंट्री में आकर यू आर ऑल्सो ऑक्यूपाइंग द रिसोर्सेज, यू आर ऑल्सो यूजिंग द रिसोर्सेज। तो ये यहाँ से स्टार्ट होती है ये कॉन्फ्लिक्ट। अब जब जैसे ये जूस इसमें एंटर किया पैलेस्टीन में तो वहाँ के जो अरब लीडरशिप थी वो बिल्कुल ही नाराज़ हो गई। एंड यहाँ पर ब्रिटिश का इन्वॉल्वमेंट भी है, वो भी मैं आपको बताऊँगी कैसे। तो ये वहाँ से स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद में धीरे धीरे अरब कंट्रीज़ ने इसराइल पे वो इसराइल को इन्वेड किया। देन इसराइल ने उनकी टेरिटरीज़ को ऑक्यूपाई किया। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें यूएन भी बीच में आया। उसके बाद में फिर जो एक अग्रेशन होता है कि अगर कोई हमें सप्रेस कर रहा है तो उसके खिलाफ रेजिस्टेंस मूवमेंट स्टार्ट होती हैं। एंड तब बॉर्न हुई हमास 1987 में। एंड देन तब से हमास इज़ ऑलवेज लाइक इट्स अपोजिंग इसराइल। एंड उनका जो मेन पर्पस है इट इज़ टू डिस्ट्रक्ट इसराइल। वो कम्प्लीटली इसराइली टेरिटरी को डिस्ट्रक्ट करना चाहते हैं। सो लेट्स सी व्हाट्स द हिस्ट्री। एंड हम लोग जो स्टार्ट करें, सबसे पहले हम लोग 3 टर्म्स को यहाँ पे पढ़ेंगे जो आपको बहुत काम आएंगी आगे भी। जैसे सबसे पहले है जुडाइज़्म। अब जुडाइज़्म मैंने आपको बताया इट्स अ फेथ एंड कल्चर। हम इसको एक रिलीजन बोलते हैं। जैसे हिंदूज़ का रिलीजन हिंदुइज्म होता है, लाइक ऐसे जूस का रिलीजन जुडाइज़्म है। देन सेकेंड टर्म जो आप जुडाइज़्म के साथ में कंफ्यूज करते हो, इट इज़ ज़ायोनिज़्म। तो मैंने आपको बताया कि जो ये जूस हैं दे वर परसिक्यूटेड इन हिस्ट्री, लाइक दे वर डिस्क्रिमिनेटेड एवरीवेयर। एंड ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, जब जूस को एक सिस्टमेटिक तरीक़ा से लाइक दे सॉ अ सिस्टमेटिक हॉस्टिलिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन, तो ये जो चीज़ थी इसको बोलते हैं एंटी सेमिटिज्म। अभी सीरियस में भी एक क्वेश्चन आया था इंग्लिश वोकैबुलरी में विच वॉज रिलेटेड टू सेमिटिज्म आई थिंक। तो एंटी सेमिटिज्म क्या होता है कि जूस को आप हेट कर रहे हो एंड डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो, सो दिस इज़ एंटी सेमिटिज्म। तो ये जो एंटी सेमिटिज्म था ये हिस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा था। उसकी वजह से जो जूस थे दे कम टुगेदर एंड दे फॉर्म्ड अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क। लाइक ये जो ज़ायोनिज़्म एंड जुडाइज़्म में क्या फ़र्क है कि जुडाइज़्म इज़ अ रिलीजन वाइल दैट ज़ायोनिज़्म इज़ अ पॉलिटिकल फ्रेमवर्क जिसका फोकस क्या है, टू इस्टेब्लिश अ जूइश होमलैंड या फिर which is focused on Jewish self-determination. So these 3 terms I think ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, what is Judaism, what is anti-Semitism and what is Zionism. तो अगर आप इनको कभी काउंटर करते हो then you can explain these things. तो सबसे पहले ये जो ज़ायोनिज़्म है इसकी जो फर्स्ट कांग्रेस थी which was held in 1897 for first time. यहाँ पर जो जू पीपल थे they met एंड दे डिसाइडेड कि उनको एक अपना होमलैंड बनाना है। अब सबसे पहले ये डिसाइड नहीं हुआ था कि डायरेक्टली हम पैलेस्टीन को होमलैंड बना देंगे। बहुत सारी चीज़ें लाइक और भी कंट्रीज़ को डिसाइड किया गया था, लाइक युगांडा, अर्जेंटीना। बट फाइनली जो कांग्रेस थी उनका एक ओपिनियन था फॉर पैलेस्टीन। अब उसके पीछे रीज़न मैंने आपको बता दिया है कि जो जूइश पीपल हैं वो ट्रेस करते हैं अपनी हिस्ट्री को, लाइक दे हैव हिस्टोरिकल कनेक्शंस विद दिस प्लेस पैलेस्टीन। एंड अगर वो ऐसी प्लेस में जाके रहेंगे जिनसे उनके हिस्टोरिकल कनेक्शंस हैं तो आगे जाके फ्यूचर में उनको ये प्रूव करना इजी हो जाएगा कि दे बिलोंग टू दिस कंट्री या फिर दे बिलोंग टू दिस लैंड, वो लोग बाहर से नहीं आए हैं। तो एक तरह से जब ये चीज़ सामने आई कि दे वांट टू मेक देयर होमलैंड पैलेस्टीन, तो ये सारी चीज़ें डिस्कस भी हुई। एंड ये इसको सबसे पहले सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स ने। जो पहला सपोर्ट था
for this idea was from Britishers, and that too with a declaration known as बेल्फोर डिक्लेरेशन, जो 1917 में आया था. अब ये बेल्फोर डिक्लेरेशन एक 67 वर्ड लेटर था जो कि उस टाइम के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर वॉल्फर ने प्रेजेंट किया था टू द जूइश हेड. तो इसके अकॉर्डिंग जो ब्रिटिशर्स हैं, they'll help the Jewish people to set up their homeland in Palestine. Now after this one more event happened, जो था कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद आपको पता है ऑटोमन एम्पायर उस टाइम हार चुका था. एंड जो ऑटोमन एम्पायर जो इस मिडिल ईस्ट रीजन में रूल कर रहा था, तो उसकी जो टेरिटरीज थी उनको रूल करने के लिए, फिर उनको एक सेल्फ गवर्नेंस सेटअप करने के लिए मैंडेट सिस्टम लाया गया. एंड वो किसने बोला मैंडेट सिस्टम लाने के लिए? लीग ऑफ नेशंस, जो कि फॉर्मर ऑर्गेनाइजेशन था फॉर यूनाइटेड नेशंस. सो इस मैंडेट सिस्टम के थ्रू क्या होना था कि जिसको भी वो मैंडेट सिस्टम दिया जा रहा है, लाइक किसी भी कंट्री को अगर बोला जा रहा है कि यू हैव टू बी द पार्ट ऑफ दिस मैंडेट सिस्टम, तो उसको उस कंट्री को जो वो टेरिटरीज़ हैं जहाँ पर लाइक ऑटोमन एम्पायर में जो भी टेरिटरीज़ उनको दी जा रही हैं, उन टेरिटरीज़ में सेल्फ गवर्नेंस को सेटअप करवाना है इन दैट पीरियड ऑफ टाइम. लाइक ब्रिटिशर्स को पैलेस्टीन का मैंडेट दिया गया, एंड वो जो पीरियड था वो 1920 से 1948 तक था. लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ब्रिटिशर्स का रहेगा. तो उस टाइम पे ये जो डिक्लेरेशन था, बेल्फोर डिक्लेरेशन था, इसको भी इनकॉर्पोरेट करने के लिए लीग ऑफ नेशंस ने ग्रेट ब्रिटेन को बोला. तो अब इस बेल्फोर डिक्लेरेशन के थ्रू जो इजरायली पीपल थे, जो जूस थे, उनको जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने फ़लस्तीन में सेटलमेंट के लिए बुलाया, एंड वहाँ पर इमिग्रेशन स्टार्ट हुआ. अब क्योंकि इमिग्रेशन स्टार्ट हो चुका था, तो ऑब्वियसली बात है कि जो वहाँ पे अरब लोग रह रहे हैं वो लोग उस चीज़ से नाराज़ होंगे, उनको वो बेकार लगेगा कि यहाँ पे और कोई लोग क्यों आ रहे हैं. तो 1936 से 1939 तक अरब रिवोल्ट चला. एंड ये जो रिवोल्ट था, इसमें ये किसके अगेंस्ट था? जो बहुत ज़्यादा मास इमिग्रेशन हो रहा है जूस का, एंड जो ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है अरब्स के ऊपर. तो ये प्रोटेस्ट चले. देन उसके बाद में जब ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, क्योंकि बहुत टाइम से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है एक रीजन में, तो यूएन वहाँ पे सामने आया. लाइक वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में 1947 में यूएन ने एक पार्टीशन प्लान निकाला. एंड अकॉर्डिंग टू दिस पार्टीशन प्लान क्या यूएन चाहता था कि ये जो पैलेस्टीन कंट्री है, सबसे पहले पैलेस्टीन था, पैलेस्टीन में इजरायली पीपल जूस आए, एंड वहाँ पे जो अरब लोग थे वो रह रहे थे. अभी जो यूएन है उसने एक प्लान निकाला है, पार्टीशन प्लान, कि जो इस पैलेस्टीन टेरिटरी है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए. यहीं से स्टार्ट हुई जो ये थ्योरी है 2 स्टेट सोल्यूशन की, कि 2 स्टेट्स होंगे, वन इज़ पैलेस्टीन, वन इज़ इसराइल. अब ये जो इसराइल है वो होगा जूस के लिए, एंड जो पैलेस्टीन है वो पैलेस्टीनियंस के लिए होगा, जो अरब लोग हैं. एंड जो जेरूसलम है जिसके ऊपर कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टिंग से ही चलता आ रहा है, उसको एज ए इंटरनेशनल टेरिटरी यूएन ने डिक्लेयर करने की ये डिक्लेयर किया था थ्रू दिस यूएन पार्टीशन प्लान. अब ये जो यूएन पार्टीशन प्लान था इसको इसराइल ने एक्सेप्ट किया, बट इसको जो अरब लीडरशिप थी उसने रिजेक्ट कर दिया. एंड आपको मैंने बताया कि ब्रिटिश मैंडेट पीरियड 1920 से 48 तक था. तो 1947 में यूएन पार्टीशन प्लान आया, इसराइल ने उसको एक्सेप्ट किया, एंड 48 में जो ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था वो ख़त्म हो गया था. ब्रिटिशर्स अपने कंट्री में वापस चले गए थे. तो उसी 1948 में इसराइल ने इंडिपेंडेंस अपना डिक्लेयर कर दिया. एंड जैसे ही इसराइल डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस, तो जो नेबरिंग अरब कंट्रीज़ थी उन्होंने इन्वेड कर दिया इसराइल को. तो वो जो इन्वेजन था एक न्यूली फॉर्म कंट्री के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग तो था ही, बट इसराइल उसके लिए कहीं ना कहीं प्रिपेयर था, एंड इट वन द वॉर. फाइनली जो आउटकम था अरब इन्वेजन के बाद भी, एंड एक न्यूली फॉर्म कंट्री इसराइल है, वो वन द वॉर. एंड इस वॉर में जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, वो और भी ज़्यादा शॉकिंग है. अब आप यहाँ पे देख रहे हो कि यूएन ने जो पार्टीशन प्लान के टाइम पे जो टेरिटरी डिसाइड की थी, वो टेरिटरी आपको रेड कलर में जो दिख रही है, इट्स फॉर जूइश पीपल या फिर जूइश स्टेट, एंड द येलो टेरिटरी इज़ फॉर अरब पीपल.
तो ये जो टेरिटरी है ये यूएन पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग थी, बट जैसे ही 1948 में अरब्स ने इन्वेड किया तो जो इसराइल है उसने इस प्लान को कुछ नहीं माना, उसने और भी टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली इस प्लान के अगेंस्ट में जाके। तो इस 1948 की वॉर के बाद में जो 700,000 पैलेस्टीनियंस थे दे बिकेम रेफ्यूजी एंड उनको या तो वहाँ से भागना पड़ा या फिर दे वर एक्सपेल्ड। सो यहाँ से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो और ज़्यादा बढ़ गया एंड यहीं से जो पैलेस्टीनियन पीपल है उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। नाउ कम्स द टर्निंग पॉइंट। अब वापस से जो अरब कंट्रीज़ ने उन्होंने एक डिफीट के बाद फिर से जो इसराइल है उसको अटैक किया एंड वो था 1967, जिसको 6 डे वॉर भी बोला जाता है। तो इस वॉर में जो ये नेबरिंग अरब कंट्रीज़ हैं इन्होंने एक कोalition बनाया एंड दे अटैक्ड इसराइल फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो ये जो वॉर थी इसमें इसराइल वन द वॉर एंड अब इसराइल ने जो अपना एग्रेशन है वो हाई लेवल पे दिखाया एंड जो टेरिटरीज थी इन कंट्रीज़ के लाइक इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला, सीरिया का जो गोलन हाइट्स हैं एंड जो गाज़ा स्ट्रिप एंड वेस्ट बैंक है, इन सब को ऑक्यूपाई कर लिया। अभी आप ये मैप देख रहे हो, इसमें जो इसराइल का बिफोर पोर्शन है, जो बिफोर द वॉर जो इसराइल का टेरिटरी है वो लाइट पर्पल कलर से हाईलाइटेड है एंड जो आफ्टर वॉर जो पोर्शन है वो आप देख सकते हो वो डार्क पर्पल, इन सबको मिला के, इन दोनों को मिला के लाइट पर्पल एंड डार्क पर्पल वो अभी इजरायली टेरिटरी है। तो आप देख सकते हो इस 1967 वॉर के बाद फाइनली जो पैलेस्टीनियन लोग हैं, जो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन है जो कहाँ पे रह रही थी गाज़ा के अंदर, गाज़ा स्ट्रिप के अंदर, वेस्ट बैंक के अंदर, उनको फाइनली इजरायली मिलिट्री कंट्रोल के अंदर आना पड़ा। अब यहाँ से जो पैलेस्टीनियन स्टेट का जो एक आइडिया था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका था, क्योंकि अब सारी चीज़ें, सारी पॉपुलेशन पैलेस्टीन की वो इसराइल के अंडर है। एंड ऑब्वियसली जो पैलेस्टीनियन लोग थे उनके लिए ये जो मिलिट्री ऑक्यूपेशन था, मिलिट्री कंट्रोल था इसराइल का, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं था एंड ये एक डेरोगेटरी मूव था। तो उसके अगेंस्ट बहुत सारी अपराइजिंग्स इन ईयर्स में हुई एंड ये जो अपराइजिंग थी फाइनली इन्होंने ही इट स्पर्ड द फॉर्मेशन एंड क्रिएशन ऑफ हमास। तो 1987 में फाइनली दिसंबर में द इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट विच इज़ हमास वॉज फाउंडेड एंड इट वॉज फाउंडेड इन गाज़ा। सो इसका जो चार्टर है वो क्या बताता है, it calls for the destruction of Israel, like it wants the complete destruction of Israeli territory। अब इसके बाद में हमास फॉर्म हो चुका है, इसराइल पहले ही फॉर्म हो चुका है। अब ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ से एस्केलेट होना स्टार्ट होगा एंड पीस डील्स भी बीच में हुई, जैसे 1993 में ऑस्लो अकॉर्ड्स हुए, जिसमें पहली बार जो इजरायली गवर्नमेंट है उन्होंने PLO जो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में बात की, एग्रीमेंट हुआ एंड उस एग्रीमेंट के थ्रू पैलेस्टीनियन अथॉरिटी बनाई गई जो कि प्रैक्टिस कर सकती है लिमिटेड सेल्फ गवर्नमेंट। कौन कौन से एरियाज़ में? वेस्ट बैंक एंड गाज़ा में। बट ये जो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी थी, हमास वाज अपोजिंग दिस, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक डेमोक्रेटिक रूल की तरफ लेके जा रही थी पैलेस्टीन को, बट वो जो हमास है वो चाहती थी अथॉरिटेरियन रूल। तो इट वाज अपोजिंग पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, लाइक हमास वाज अपोजिंग पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। Now comes the next step, which is the year 2000 to 2005। इस टाइम पे जो ये अपराइजिंग्स थी, जो हमास ऑलरेडी फॉर्म हो चुकी है, उन्होंने जो अपना ये स्केल है अपराइजिंग्स का उसको बढ़ा दिया एंड अब जो डिस्ट्रक्शंस हो रही थी, जो भी हो रहा था वो बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था एंड ऑर्गेनाइज वायलेंस थी, सुसाइड बॉम्बिंग्स हो रही थी। तो ये सब चीज़ें इस 5 years में हुई। अब इसके बाद आता है एक मेजर स्टेप जिसके वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन एंड बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, विच वॉज ईयर 2005। 2005 में होता है कि इसराइल विथड्रूज ऑल ट्रूप्स फ्रॉम गाज़ा। अभी तक जो इजरायली मिलिट्री थी वो कंट्रोल कर रही थी गाज़ा एंड वेस्ट बैंक, बट 2005 में इसराइल डिसाइडेड टू विथड्रू। अब इस विड्रॉल के बाद में हमास के पास फुल चांस था टू कंट्रोल गाज़ा एंड हुआ भी यही। 2007 में हमास सीज्ड कंट्रोल ऑफ गाज़ा स्ट्रिप। अभी आप देख सकते हो 2007 ईयर चल रहा है, गाज़ा को हमास ने कंट्रोल कर लिया है
बट वेस्ट बैंक में अभी भी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी ही है। तो यहाँ पे पैलेस्टीन 2 टेरिटरीज़ में अब पॉलिटिकली भी बढ़ चुका है। एक को कंट्रोल कर रही है हमास एंड एक को कंट्रोल कर रही है पैलेस्टीनियन अथॉरिटी। सो आफ्टर 2007 व्हाट हैपेंड, द स्केल ऑफ वायलेंस इंक्रीज्ड। अभी हमास के पास गाज़ा स्ट्रिप का कंट्रोल है, वहाँ पर वो जो चाहे वो कर सकता है, वहाँ से मिलिट्री ऑपरेशंस कर सकता है, अटैक्स लॉन्च कर सकता है, इन्फिल्ट्रेशन इसराइल के अंदर हो सकती है, सुसाइड बॉम्बिंग्स बहुत सारी हुई। तो ये जो इवेंट्स हैं वो होते ही रहे एंड इजरायली पीपल सफ़र्ड। जो गवर्नमेंट है उन्होंने बहुत सारे यहाँ पर एक्शंस लिए, बट जो हमास है उसका जो वायलेंस का पीक है वो आया 2023 में 7 अक्टूबर को, जब हमास ने 9,000 रॉकेट्स नाइट में लॉन्च कर दिए एक ही टाइम पे, एंड ड्यू टू विच 1,200 पीपल इन इसराइल लॉस्ट देयर लाइफ एंड उनमें से 831 वर सिविलियंस और 251 को उन्होंने एज अ हॉस्टेज दे केप्ट। एंड इसके बाद में होता ये है कि इजराइल ऑल्सो लॉन्च्ड अ मैसिव मिलिट्री ऑपरेशन, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक इवेंट था फॉर इजराइल एंड वहाँ के जो लोग थे उनके लिए भी बहुत बड़ा इवेंट था। तो इजरायली गवर्नमेंट फाइनली लॉन्च्ड अ मिलिट्री ऑपरेशन। अब इस मिलिट्री ऑपरेशन का तो अभी आपको पता ही है, आज तक की मिलिट्री ऑपरेशन चल रहा है। फाइनली हमास के बहुत सारे लीडरशिप जो है वो ख़त्म हो चुकी है एंड जो गाज़ा है उसमें कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। आप देख सकते हो कि अभी तक मोर देन 66,000 पीपल हैव डाइड एंड उसमें भी जो 50% हैं वो वुमेन एंड चिल्ड्रन है। जो ये इतने सारे चीज़ें हो रही हैं, लाइक उसमें जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी तक 1,68,000 पीपल जो है वो वुंडेड हैं, उनको कोई भी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो नहीं ढंग से मिल रही हैं। देन कम्स द डिस्प्लेसमेंट। अभी इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, गाज़ा स्ट्रिप का मैंने आपको साइज़ बताया है, वहाँ पर पॉपुलेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है एंड इसमें भी बॉम्बिंग्स हो रही हैं, रेगुलर स्ट्राइक्स हो रही हैं। तो ये जो उसकी वजह से जो इंटरनल डिस्प्लेसमेंट है इट्स वैल्यू इज़ 90%, मीन्स 1.9 मिलियन पीपल इन गाज़ा हैव बीन इंटरनली डिस्प्लेस्ड। वो लोग इधर से उधर घूम रहे हैं फॉर देयर लिव्स एंड इसी वॉर में ऑफ 2 years, अभी आपको पता है ये 7 अक्टूबर 2023 को स्टार्ट हुई थी एंड इस 7 अक्टूबर 2025 को इसको 2 years हो जाएंगे। तो इसमें 217 प्लस जर्नलिस्ट ने अपनी जान इसमें खो चुकी है। सो यू कैन सी द स्केल ऑफ द वॉर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो 100% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ गाज़ा इज़ फेसिंग सीवियर अक्यूट फूड क्राइसिस। हंगर जो है वो एक मेन रीज़न है फॉर द डिवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑफ दिस वॉर। आपको पता है कि जो इजराइल है उसने ब्लॉकेड्स बहुत सारे लगा दिए हैं, देन इजिप्ट ने ब्लॉकेड्स लगा रखे हैं। तो जो ह्यूमैनिटेरियन एड है वो कहीं तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है। लाइक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ नंबर इज़ डिसाइडेड बाय इजराइल, लाइक इतना 500 एड्स, लाइक 500 फूड पैकेट्स ही अंदर जाएंगे तो इतने ही जाएंगे। इट मीन्स एक तरह से वो फुल कंट्रोल चाह रहा है गाज़ा के ऊपर। तो ये जो है ये आप समझ सकते हो कि कोई भी वॉर जब होती है तो कितना ज़्यादा डिवास्टेशन होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। फिर अभी इजराइल के लिए 2 साल में जो कॉस्ट है ऑफ दिस वॉर इज़ $55.6 बिलियन, जो कि उसकी खुद की 10% इकॉनमी के इक्वल है। सो यू कैन सी कि ये जो कॉस्ट है वो केवल गाज़ा के लिए नहीं है, ये इजराइल के लिए भी है। इकॉनमिक कॉस्ट भी है, देन ह्यूमन लॉस भी है। Now we have seen the war, how it started and how it's going on now. अब इसका जो इम्पैक्ट है फ़लस्तीन पर, बाकी कंट्रीज़ पर एंड इंडिया पर, लेट्स सी दैट पार्ट जो कि आपके एसएसबी के लिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक थ्रू विच यू कैन फॉर्म आंसर्स एंड आप अपने जो आंसर्स हैं उनमें एक वैल्यू ऐड कर पाओगे व्हेन यू आर ऑल्सो एडिंग इम्पैक्ट। तो सबसे पहले ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस एंड कैजुअलिटीज़ हम लोग देखते हैं। तो अभी मैंने जैसे आपको बताया फ़लस्तीन में, गाज़ा में मोर देन 66,000 पीपल हैव डाइड एंड ये जो डेटा है इट्स रिलीज बाय हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ गाज़ा एंड ये जो डेथ टोल है इसमें 50% वुमेन एंड चिल्ड्रन है। ऑल्सो एक मैसिव इंटरनल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है वहाँ पर, 90% पीपल हैव बीन डिस्प्लेस्ड। उसकी वजह से जो कंडीशंस हैं, जो शेल्टर है वहाँ पर, वो एक पर्टिकुलर शेल्टर नहीं है, लोग शेल्टर होम्स के लिए घूम रहे हैं एंड जो
एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड जो बाकी कंट्रीज़ पहुंचा रहे हैं फ़लस्तीन में, वो भी रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में आ रहा है, बिकॉज इसराइल ने रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि इतने ही एड अंदर फ़लस्तीन में जाएगा। एंड इसकी वजह से एक फेमाइन लाइक कंडीशन वहाँ पर गाज़ा में क्रिएट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ जियो पॉलिटिकल स्पिल ओवर, या फिर जो ये कॉन्फ्लिक्ट है ये एक्सपैंड हो सकता है, हो गया था एक्चुअली, एंड उसके लिए इसराइल ने एक्शन भी लिया। तो आपको पता है कि जो हमास है वो एक फॉरेन फंडेड रेजिस्टेंस ग्रुप है। हमास को फंड कौन करता है? ईरान फंड करता है। वो रिसीव करता है अमाउंट $1 बिलियन एनुअली, एंड उसमें से 360 मिलियन वो अपने टैक्सेस, गाजा से टैक्सेस के थ्रू रिसीव करता है, एंड जो बाकी $100 मिलियन है वो रिसीव करता है ईरान के थ्रू। ये हमास ईरान का एक प्रॉक्सी ग्रुप है जो कि उसने बनाया है टू अपोज इसराइल। एंड आपको पता होगा ईरान एंड इसराइल में अभी वॉर हुई थी, तो ईरान जो है उसके नॉट जस्ट वन प्रॉक्सी ग्रुप, देयर आर 3 प्रॉक्सी ग्रुप। सबसे पहले हमास जो पता है आपको गाज़ा बेस्ड है, देन हिजबुल्ला जो लेबनान बेस्ड है। लेबनान आपको भी मैंने अभी बताया था, इसराइल के नॉर्दर्न साइड में जो कंट्री है, कोस्टल एरिया है, कोस्टल कंट्री है, वो लेबनान है, उसमें हिजबुल्ला है। तो हिजबुल्ला ने भी काफ़ी सारे अटैक्स किए थे इसराइल के ऊपर, शेलिंग्स हुई थी। तो ये लिमिटेड जो है, ये लिमिटेड नहीं है केवल हमास के साथ में। अगर आप हमास जो कि ईरान की एक प्रॉक्सी है उसको आप अटैक करोगे तो जो बाकी प्रॉक्सीज़ हैं हिजबुल्ला एंड हूदीज़ वो भी अटैक करेंगे। आपको पता है हूदीज़ बीच में जो ये स्वेस कनाल वाला एरिया है, हूदीज़ आर बेस्ड इन येमेन। तो येमेन से वो वहाँ से अटैक कर रहे थे ऑन शिप्स जो ऑयल लेके जा रही है, कोई मेरीटाइम ट्रेड के लिए जो वहाँ पे रूट है उसमें जितनी भी शिप्स जा रही हैं देवर अटैकिंग दो शिप्स। तो ये जो एक्सकलेशन है वो किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू दिस वॉर। हूदीज़ हैं वो क्यों अटैक कर रहे हैं? बिकॉज उनके जो पार्टनर हैं, उनके जो एक हम कह सकते हैं ब्रदरहुड उन्होंने जो बना रखा है उनमें अटैक हो रहा है। वाई हिजबुल्ला इज़ अटैकिंग ऑन इसराइल? क्योंकि इसराइल इज़ अटैकिंग ऑन हमास। तो एक तरह से इसराइल ने सबसे पहले हमास पे अटैक किया, देन इट ऑल्सो काउंटर्ड द हिजबुल्लास एंड द हूदीज़। तो हूदीज़ को एक्चुअली यूएस ने काउंटर किया, एंड देन ईरान। तो एक तरह से इसराइल ने इन सबको काउंटर करके इन सबको अटैक किया। तो ये जो वॉर है वो एक्सपैंड होती गई, एंड इसमें बहुत सारे एक्टर्स इन्वॉल्व थे। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़ ग्लोबल ट्रेड डिस्ट्रप्शन। अभी मैंने आपको बताया कि हूदीज़ वर अटैकिंग ऑन द शिप्स विच वर कैरिंग द ट्रेड आइटम्स। तो ये जो डायरेक्ट अटैक थे उन्होंने अफेक्ट किया उस शॉर्टेस्ट मेरीटाइम रूट को बिटवीन एशिया एंड यूरोप। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मैप पोर्शन है वहाँ पे आप वापस से जाके देख सकते हो कि रेड सी जो है उसके जस्ट ऊपर स्वेस कैनाल है जो सिनाई पेनिनसुला में इजिप्ट का जो है। तो यहाँ से जो ट्रेड रूट है वो बहुत शॉर्टेस्ट ट्रेड रूट है। अगर आप लॉन्गेस्ट इससे जो लॉन्गर ट्रेड रूट है उस पर जाओगे तो इट इज़ थ्रू केप ऑफ गुड होप, एंड उसके थ्रू आपको जो रूट है वो बहुत लंबा पड़ेगा। एंड जब आप लंबे रूट पे जाओगे तो आपको जो इकोनॉमिक कॉस्ट है वो ज़्यादा पड़ेगी। एंड जो अभी हूदीज़ अटैक कर रहे थे उनकी वजह से जो मेरीटाइम ट्रेडर्स थे या फिर जो भी शिप्स थी वो उस रूट से ना जाकर, शॉर्टेस्ट रूट से ना जाकर, देवर यूजिंग दैट लॉन्ग रूट। तो उनके लिए जो वो ट्रेड है या फिर जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बढ़ गई, एंड उसकी वजह से जो प्राइसेस हैं चीज़ों के वो भी बढ़े। द नेक्स्ट इम्पैक्ट वॉज डिप्लोमेटिक डिवीजन। अभी आपको पता है कि द वर्ल्ड हैज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स, वन who supports Israel and other who support Palestine. अभी 81% of the UN members are supporting Palestinian statehood, and बाकी जो है लाइक सबसे मेजर US is supporting Israel. तो यहाँ पर जो एक ग्लोबल डिवीजन है, डिप्लोमेटिक डिवीजन है, वो भी हो चुका है इस वॉर की वजह से। अब नेक्स्ट थिंग इज़ द इम्पैक्ट ऑन इंडिया। अब सबसे पहली बात वही इकोनॉमिक प्रेशर हमारे ऊपर है, क्योंकि हम लोग वो जो ट्रेड रूट है जो दैट पासिस थ्रू द स्वेस कैनाल, हम उसको यूज़ अगर कम करेंगे या फिर हम ज़्यादा लॉन्ग रूट को यूज़ करेंगे तो हमारे लिए जो गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो उसकी वजह से हमने देखा कि बीच में ऑयल प्राइसेस भी फ्लक्चुएट हुए थे। तो ये चीज़ें भी हुई हैं इस वॉर की वजह से। देन डिप्लोमेटिक स्टांस, इंडिया को सबसे पहले जब 7 अक्टूबर 2023 को अटैक हुआ था तो वेरी फर्स्ट इंडिया कंडेम्ड द अटैक बाय हमास, बट उसके बाद से जो इंडिया का स्टांस है वो चेंज हो चुका है।
आपने देखा होगा कि पिछले ईयर जो UNGA में एक न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन था, उसको इंडिया ने भी सपोर्ट किया था एंड इट साइंड द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन, जिसमें था कि पैलेस्टीन को एक स्टेटहुड मिलना चाहिए. तो इंडिया इज़ नाउ सपोर्टिंग पैलेस्टीन्स स्टेटहुड एंड ऑल्सो ह्यूमैनिटेरियन एड भी इंडिया पहुंचा रहा है वहाँ पे. तो इन अ वे जो ये डिप्लोमेटिक टाइट रोप है उस पर इंडिया हैव टू वॉक, एंड ये जो टाइट रोप है इट्स बिटवीन द टू कंट्रीज़. सबसे पहले जो इसराइल है उसके साथ हमारे डिप्लोमेटिक टाइज, डिफेंस टाइज वो बहुत अच्छे हैं. अब उसको हम अपोज करेंगे एंड हम सपोर्ट करेंगे. हमें सपोर्ट करना भी है पैलेस्टीन को, क्योंकि वहाँ पर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रहा है. तो इट बिकम्स आवर मॉरल ड्यूटी टू सपोर्ट दैट कंट्री. तो ये चीज़ भी इंडिया को देखनी पड़ी थ्रू दिस वॉर. अब थर्ड थिंग इज़ सिटीजन सेफ्टी. आपको पता है इन मिडिल ईस्ट अराउंड 90,000 पीपल आर लिविंग, लाइक दे आर द इंडियन डायस्पोरा, एंड वहाँ से बहुत सारे रेमिटेंसेज आते हैं. अभी ये जो रेमिटेंसेज है वो कम हो गया क्योंकि पीपल आर चूजिंग टू लीव दोज कंट्रीज़ जहाँ पे वॉर्स हो रही हैं. तो वहाँ से लोग आना पसंद करेंगे अपने कंट्री में वापस. एंड दूसरी चीज़, हमने ऑपरेशन अजय वी लॉन्च्ड ड्यूरिंग द इसराइल हमास वॉर. एंड इसमें ऑपरेशन अजय में क्या हुआ था कि जो 1300 इंडियन सिटीजन्स को वापस लाया गया फ्रॉम इसराइल एंड पैलेस्टीन, एंड उनको रेस्क्यू किया गया एक तरह से फ्रॉम दोज कंट्रीज़, वॉर अफेक्टेड कंट्रीज़. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, एंड आई एम श्योर कि जो भी मैंने आपको पढ़ाया है उसमें से आपको 90% चीज़ें क्लियर होंगी. एंड 10% चीज़ें मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मे बी सारी चीज़ें हमें क्लियर नहीं होती हैं, कुछ चीज़ें रह जाती हैं. तो दैट्स वाई आई एम सेइंग 90% चीज़ें आपको क्लियर होंगी. एंड अब आप SSB के लिए यू कैन क्लियरिफाई थिंग्स लाइक वाई दिस वॉर इज़ हैपनिंग. हम हमास के साथ ही क्यों बोलते हैं, लाइक वाई वी आर सेइंग इसराइल हमास वॉर, क्योंकि मेन यहाँ पे जो रेजिस्टेंस ग्रुप है इट्स हमास. जो इसराइल का अग्रेशन है इट्स टूवर्ड्स हमास. तो इसलिए हम बोलते हैं इसराइल हमास वॉर. एंड नाउ यू नो वाई दिस मिडल ईस्टर्न रीजन इज़ द हब फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स. यहाँ पर ऑयल है एंड यहाँ पे ऑयल रिजर्व्स हैं. दैट्स वाई इट्स ऑलवेज बीन अ सेंटर फॉर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस. तो इसके बाद आप लोग खुद एनालाइज कर सकते हो कि हाउ न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर SSB. आप किसी एक न्यूज़ को पकड़ के इफ़ यू आर एनालाइजिंग दैट न्यूज़ इन अ प्रॉपर वे, तो आप उससे बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने SSB के लिए निकाल सकते हो. एंड फॉर दिस आप GD के लिए जो भी मैंने आपको डेटा दिया है, लाइक 66,000 पीपल हैव डाइड, एंड बाकी जितना भी डेटा आप अपनी GD के लिए यूज़ कर सकते हो. आप जो इम्पैक्ट्स हैं आप उनको अपने पर्सनल इंटरव्यू में, लाइक इफ़ यू वांट टू फ्रेम आंसर, तो ये इम्पैक्ट्स आप यूज़ कर सकते हो. ग्लोबल इम्पैक्ट क्या है, पैलेस्टीन पे इम्पैक्ट क्या है. सो इन दिस वे वी एनालाइज अ न्यूज़. एंड आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, साथ में आपके लिए हेल्पफुल भी होगी. सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. नाउ लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, एंड टिल देन बाय.